हाय एवरीवन, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 का ये कैनवास ऑफ सॉइल पोएम देख लेते हैं इस वीडियो में। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 2 इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3, जिसमें विंड्स ऑफ चेंज और इसमें एक स्टोरी जो दी थी द लास्ट लीफ, वो भी हमने रीड कर लिया है। चैप्टर 1 और 2 हो गया है। सो दिस इज द 6th वीडियो इन द प्लेलिस्ट, है ना। तो आप लोगों ने आई होप सभी वीडियोस देखी हैं। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट है, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। तो यहाँ पे एक पोएम दी गई है, कैनवास ऑफ सॉइल। कैनवास क्या होता है? जिसपे हम पेंटिंग वगैरह करते हैं, है ना। इस तरीके से आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है, उसको रख के लोग इसके ऊपर पेंट बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो इसमें पहले रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर आगे पोएम को रीड करेंगे। तो पहला है, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट ऑल यू सी इन गार्डन। आप पेयर्स में वर्क करिए, गार्डन में आप क्या क्या देखते हैं वो बताइए। थिंक ऑफ द कलर्स यू सी एंड वेयर यू सी देम, मतलब आप कौन कौन से कलर्स देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं। अपने रिस्पॉन्सेस को टीचर के साथ डिस्कस करना है। सो आप गार्डन में क्या क्या देखते हैं? इन गार्डन वी सी फ्लावर्स, ट्रीज, प्लांट्स, ग्रास, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड सनलाइट। हम कलर कौन कौन से देखते हैं? ग्रीन पत्तों में देखते हैं, रेड, येलो, पिंक फ्लावर्स देखते हैं, ब्लू कलर का स्काई देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज इसमें आप ऐड कर सकते हो। नाउ ये वाली दोनों पिक्चर्स आप ध्यान से देखो। सो पिक्चर ऑफ अ गार्डन, ये क्या है? एक गार्डन का पिक्चर है ये वाला, और इधर पेंटिंग दी गई है गार्डन की, है ना। स्पीक अबाउट एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन गार्डन एंड पेंटिंग। इस पेंटिंग में और इस गार्डन में, रियल का जो गार्डन है, इसमें क्या आपको सिमिलैरिटी दिख रही है? एक और चीज, ये वाला भी क्वेश्चन है आगे, तो मैं यहीं पर बता देती हूँ। ये जो कलर्स रखे हुए हैं ना अलग अलग, ये डिफरेंट यूज करती हूँ। ये वाला, ये जो है ना, ये पैलेट रखा हुआ है जिसमें कलर्स बनाते हैं ना हम लोग, गोल गोल इस तरीके का आता है पैलेट, अलग अलग कलर को मिक्स करने के लिए। ये ब्रश है, और ये जो पेंटिंग बनी हुई है इसे क्या बोलते हैं? कैनवास बोलते हैं, ठीक है। ये पैलेट, ये ब्रशेस और ये कैनवास, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन है। तो पहले हमें सिमिलैरिटीज बतानी है इन दोनों के अंदर, तो चलिए देख लेते हैं। यस, सो स्पीक यूजिंग द फॉलोइंग। आपको ये यूज करके बताना है, जैसे जस्ट एज अ गार्डन डैश, सिमिलरली अ पेंटिंग ऑल्सो हैज डैश, अ गार्डन एंड अ पेंटिंग बोथ डैश, डैश इज कॉमन टू बोथ गार्डन एंड पेंटिंग, लाइक अ गार्डन अ पेंटिंग टू डैश, ऐसा कुछ लिखना है, ठीक। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है, जस्ट एज गार्डन हैज मैनी कलर्स एंड लाइफ, सिमिलरली अ पेंटिंग ऑल्सो शोज कलर्स एंड ब्यूटी, अ गार्डन एंड अ पेंटिंग बोथ, यहाँ पे बोथ बताना था, बोथ लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे लिखा है, कलर्स एंड क्रिएटिविटी are common to both a garden and a painting, then like garden painting to express beauty and imagination. Okay, now next जो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन नहीं है बट यहाँ पे दिया हुआ है, let us acquaint ourselves, मतलब हमें जानकारी लेनी चाहिए कि पैलेट का मीनिंग क्या होता है। ह्यू यानी शेड ऑफ कलर्स, मतलब अलग अलग कलर के जो शेड्स होते हैं उसे कहा जाता है। कैनवास, यहाँ पर पेंटिंग को कहा गया है। नाउ लुक एट द पेंटिंग गिवन अबव एंड आइडेंटिफाई पैलेट, कैनवास एंड सेलेक्ट अ ह्यू। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ह्यू सेलेक्ट करना है, कोई सा भी एक शेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें से देख लेते हैं, जैसे ये पिंक का शेड है, ये भी पिंक का शेड है, ये भी एक पिंक का शेड है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, पोयम को रीड कर लेते हैं। तो ये जो पोयम है माया एंथनी द्वारा लिखी गई है, रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। सो पैलेट ऑफ अर्थ, रिच एंड डीप, मतलब धरती क्या है, एक रंग का जो ये पैलेट होता है ना, जिसमें अलग अलग कलर्स हम मिला सकते हैं, उस तरीके का है। अर्थ एक क्या है, पैलेट है, जो बहुत ही रिच है, समृद्ध है, अलग अलग कलर से, अलग अलग वेराइटी से, और बहुत ही डीप है, गहरी है। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप, जहां पर माली जो गार्डनर्स होते हैं उसके सपने उसमें धीरे धीरे समा जाते हैं। इतना ज्यादा गहराई है कलर्स में, सभी चीजों में। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, मतलब क्या होता है, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड मतलब बीज ऐसे लगाए जाते हैं जैसे कोई पेंटर ब्रश से रंग भरता है। हम जैसे ऐसे ऐसे करके रंग भरते हैं, तो बीज भी पहले मिट्टी हटाई जाती है, फिर उसमें बीज को लगाया जाता है ना। देन अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, इसका मतलब है कि ऐसे वे वसंत ऋतु के रंगीन, जो बहुत अलग अलग कलरफुल चीजें हमें वसंत ऋतु में, फूल, हरियाली हर तरफ देखने को मिलती है, तो उसके आगे आने का इंतजार करते हैं। मतलब जब बसंत आएगा तो पौधे खिलेंगे और हरे भरे रंग हमें देखने को मिलेंगे। जैसे देन ब्लॉसम ब्लूम अ पेंटेड साइट, ब्लॉसम ब्लूम अ पेंटेड साइट, मतलब प्रकृति खुद एक कला के रूप में, कला के जैसे रूप बन जाती है। ऐसा लगता है कि जो प्रकृति हमें नेचर आसपास दिख रही है उसे किसी ने पेंटिंग किया है, पेंटेड साइट जैसा हमें दिखता है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, अब प्रकृति जीवंत और खुश दिखाई देती है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है, खुश है,
देन शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, अलग अलग, ग्रीन में भी कोई लाइट ग्रीन दिखेगा आपको, कोई डार्क ग्रीन दिखेगा, रेड कलर में भी बहुत सारे रेड दिखेंगे आपको, ब्लू में भी बहुत सारे ब्लू दिखेंगे। तो ये प्रकृति का आर्ट वर्क है, एवर न्यू। ये प्रकृति हर समय बदलती रहती है, हर समय हमें उसमें एक नयापन देखने को मिलता है। ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड, हर जो खेत है, हर जो एरिया है अर्थ का, वो एक कैनवास की तरह बड़ा है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, जहाँ पे आर्ट मतलब कि जो कला है और जीवन, ये हमें देखने को मिलता है एक साइड, एक साथ। कोइंसाइड मतलब एक साथ हमें नेचर भी देखने को मिलता है और जीवन भी देखने को मिलता है। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, मतलब मेहनत से प्रकृति के जो रंग है, प्रकृति की जो कला है, वह बन जाती है। तो ये गार्डन की तरह दिखता है और इसमें मेहनत करके लोग इसको सुंदर पेंटिंग की तरह इसको बना सकते हैं। ओके, तो ये माया एंथनी जी द्वारा लिखी गई पोयम थी। तो इस पोयम की समरी क्या है कि ये कविता हमें बताती है कि धरती एक कला कैनवास की तरह है और माली और किसान जो होते हैं वो कलाकार होते हैं, जो उस पे कैनवास को यूज करते हैं। और जब वे बीज बोते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो पेंटिंग बनाने जैसा है, और जब वो कलर निखर कर आते हैं, बसंत ऋतु आती है, फूल खिलते हैं, पूरी प्रकृति हरी भरी दिखने लग जाती है। तो मतलब पेंटर यानी जो फार्मर्स हैं यहाँ पे पेंटिंग कर दी है, सब जगह हरा भरा आपको देखने को मिलता है। इस तरह प्रकृति और कला एक हो जाती है और बगीचे सुंदर चित्र पेंटिंग की तरह हमें दिखने लगते हैं। ठीक है, तो इसकी समरी थी। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पर है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमें ये जो समरी दी गई है सही वर्ड फिल करके कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द अर्थ is portrayed as a rich palette where gardeners dreams, dreams, dreams flourish in the form of, यहाँ पे आ जाएगा seed awaiting spring। देन नेक्स्ट इसमें जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, द गार्डन फ्लावर्स डैश इनटू अ ब्यूटीफुल, मतलब ब्लूम इनटू अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट ब्लॉसम्स आएगा यहाँ पे, BLOSSOMS, resembling a painting by Mother Nature in the light of morning. Each garden is linked to a wide, यहाँ पे क्या आएगा, कैनवास, integrating art and life. Through the efforts of gardeners, garden transform into still life paintings. ओके, अब आगे देखते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर ईच स्टेंजा। पहले वाले में क्या बात हो रही है, अर्थ एंड पॉसिबिलिटीज की, दूसरे स्टेंजा में नेचर्स वर्क ऑफ आर्ट, तीसरे में गार्डन एज लिविंग कैनवास। ठीक है, 3 पैराग्राफ के हमने यहाँ पे टाइटल दे दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है यहाँ मैच द पोएटिक डिवाइस। जो पोएटिक डिवाइसेस जैसे इमेजरी होता है, मेटाफर होता है, पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था, उसको आपको कॉलम 1 के एग्जाम्पल जो कॉलम 2 में दिए उससे मैच करना है, अपना रिस्पॉन्स लिखना है, डिस्कस करना है पेयर्स में। देन शेयर द रिस्पॉन्सेज विद योर क्लासमेट एंड टीचर। जैसे इमेजरी, एक पिक्चर क्रिएट होना, तो इसमें क्या होता है, कलर्स, ब्रश स्ट्रोक्स, ब्लॉसम, शेड्स ऑफ ग्रीन्स। देन मेटाफर, मेटाफर मतलब कंपैरिजन करना किसी की तरह, तो ये हो जाएगा 6th वाला। गार्डन को पेंटिंग की तरह, प्लॉट को कैनवास की तरह, सीड्स को ब्रश स्ट्रोक्स की तरह। राइम स्कीम क्या है पोएम की, AABB। इसका मतलब क्या होता है, जब आप पोएम रीड कर रहे हो ना, तो AABB लास्ट की जो लाइनें हैं, जैसे डीप सीप यानी ए की तरह ये भी है, ट्रू ह्यू BB है ना, साइट लाइट, ब्लू न्यू। ओके, तो AABB इसका क्या है, राइम स्कीम है, तो सेकंड वाला आ जाएगा ये। देन टोन कैसा है, व्हाट द पोएट फील्स, तो अप्रिशिएटिव। देन मूड कैसा है, रीडर जब पढ़ रहे तो मूड कैसा है होगा, जॉयफुल, अच्छा। फिर स्पीकर यहाँ पर जो है वो गार्डनर है। देन एलिटरेशन मतलब सेम कांस्टेंट साउंड कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ब्लॉसम ब्लूम, BB से रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है एलेगोरी। एलेगोरी क्या होता है, इट इज अ स्टोरी, An allegory is a story, poem or picture that has a hidden meaning. मतलब रूपक, it tells something simple on the surface but actually represent the bigger idea. बड़ा कुछ एक आइडिया दिखाने की कोशिश करती है लेकिन हमें सिंपल तरीके से बताया जाता है। एग्जाम्पल, a garden in a poem can represent life and growth. एक छोटा सा गार्डन जैसा शब्द हमें यहाँ पर लाइफ और ग्रोथ के बारे में बता रहा है। तो सिंपल लाइन में अगर हम समझे तो allegory मतलब होता है something that has a deeper meaning behind it, कुछ गहरा मीनिंग हो, है ना, express large ideas than
than those presented without explicitly stating them. Allegory operates on two level. इसके दो लेवल होते हैं, एक सरफेस मीनिंग, एक डीपर मीनिंग. एक तो गार्डन आपको सरफेस पे समझ आ रहा है, सिंपली की गार्डन की बात हो रही है, लेकिन डीपर मीनिंग इसका क्या हो गया, लाइफ और ग्रोथ की बात हो रही है. ओके, अपॉन कंसीडरिंग दिस पोएम एज एन allegory, द गार्डन could symbolize various aspects of life and nature, है ना, लाइफ जर्नी एंड ग्रोथ. जैसे द गार्डन विद इट्स चेंजिंग सीजन एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स could represent the journey of life. लाइफ भी तो ऐसी होती है, पहले जन्म होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर जैसे नेचर का साइकिल है वैसे ही जैसे फूल झड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं, तो लाइफ का भी एंड होता है. हार्मनी एंड डाइवर्सिटी, कि इतने अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं गार्डन में, फिर भी वो एक साथ सुंदरता से रह रहे हैं ना, डाइवर्सिटी के साथ भी प्रेम से रह रहे हैं. तो हम भी अपने देश में इतनी विविधता है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, कल्चर मानने वाले लोग हैं, फिर भी हम लोग कितने हार्मनी पीसफुल तरीके से साथ में रह रहे हैं, राइट. सो इस पोएम को एक एलेगोरी हम बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. ये जो लाइन है, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स पेंटेड थ्रू देन अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू. तो ये जो लाइन थी, इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है. तो पहला है, द पोएट हैज यूज्ड अ मेटाफोर इन ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड. मेटाफोर मतलब कि कल्पना की गई है, तुलना की गई है. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको मेटाफोर बता रहा है, शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. देखो, हार्ट को किससे कंपेयर किया गया है, सोने से. ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा. देन कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. द फ्रेज प्लांटेड थ्रू इसका सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज इट इम्प्लाइज केयरफुल एंड करेक्ट प्लांटिंग विद ऑनेस्टी एंड होप. मतलब प्लांटेड थ्रू मतलब ऐसा नहीं कुछ भी लगा दिया, बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छी उम्मीद से कोई भी बीज जो है किसान लगाता है, फार्मर लगाते हैं, गार्डनर लगाता है. नाउ इसी में तीसरा क्वेश्चन है, वाई हैज पोएट यूज द वर्ड ह्यू. ह्यू क्यों यूज किया है कलर्स की जगह? तो ह्यू इसलिए यूज किया है क्योंकि इंस्टेड ऑफ कलर, बिकॉज इट साउंड्स मोर पोएटिक एंड स्पेसिफिक शेड ऑफ कलर. ह्यू से हम शेड्स बता सकते हैं, कलर में हम बोलेंगे रेड कलर, लेकिन ह्यू जो है वो ये बताता है कि रेड में भी कौन सा रेड है ना, अलग अलग जो शेड्स होते हैं वो बताने के लिए. और पोएम्स में ये वर्ड ज्यादा पोएटिक लगता है. अब यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है. देखो, समर हॉट से रिलेटेड है, तो स्प्रिंग वाइब्रेंट से रिलेटेड है. अब असर्शन और रीजन दिया है. असर्शन है गार्डनर्स वेट फॉर स्प्रिंग. रीजन है गार्डनर्स जो है स्प्रिंग के लिए वेट करते हैं, बिकॉज क्योंकि गार्डनर्स आर वर्थ पेंटिंग इन स्प्रिंग. तो इसका कौन सा सही है? तो दोनों सही है और आर जो है सही रीजन है, तो ए वाला सही है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो सेकंड यहाँ पे फिर से पोएम की लाइन दी गई है, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड. तो पहला है ईच प्लॉट, यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है? ईच प्लॉट रेफर्स टू ईच पीस ऑफ लैंड इन द गार्डन. देन सेलेक्ट विच ऑप्शन इमिटेट्स द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट. जो ये लाइन हमने वाइड कोइंसाइड, तो इसमें कौन सा सही है? ब्यूटीफुल एंड चीयर, लाफ्टर एंड चीयर, ब्यूटीफुल एंड क्लियर, लाफ्टर एंड टीयर्स. तो कौन सा आपको सही लग रहा है, क्लियर चीयर या क्लियर टीयर्स? तो इसमें ये वाला ब्यूटीफुल एंड क्लियर, लाफ्टर एंड चीयर. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. अब आपको एक लाइन एक्सट्रैक्ट से चुननी है, दैट कन्वे द गार्डनिंग ब्लेंड्स एस्थेटिक ब्यूटी विद नेचुरल ग्रोथ. तो ये यहाँ वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड्स, मतलब कि एस्थेटिक मतलब क्या होता है, लुक वाइज सुंदर दिखना, ठीक है, और नेचुरल ग्रोथ को बताया गया है इस लाइन के थ्रू. फिर ये हमें कंप्लीट करना है. प्लॉट इज लाइक अ कैनवास सजेस्टिंग दैट अ गार्डन इज लाइक अ पेंटिंग वेयर ब्यूटी इज क्रिएटेड. देन व्हाई हैज द पोएट most likely use the word wide instead of long in canvas wide. Wide क्यों यूज किया है? क्योंकि पोएट ने wide शब्द से ये दिखाया है, it shows openness and large space, बड़ा एरिया दिखाने के लिए, which suits a canvas better. ओके, सो कैनवास के साथ इसीलिए वाइड वर्ड यूज किया ताकि पता चले कि कैनवास बड़ा दिखाया जा रहा है इसमें जमीन के फॉर्म में. अब रीजन बताना है, कंपैरिजन करना है, मेड बाय पोएट इन द पोएम. अब पेंटर जो है उसको कंपेयर किया गार्डनर से, बिकॉज क्यों पेंटर को गार्डनर क्यों कहा गया है? बिकॉज दोनों क्रिएट करते हैं ब्यूटी विद स्किल एंड क्रिएटिविटी. अब पैलेट जो होता है, अब पैलेट इज लाइक अर्थ. पैलेट क्या है? अर्थ की तरह है. एज बोथ होल्ड कलर्स, सीड फ्रॉम which beauty is created. फिर the brush strokes are like seeds because both and plot as both helps in creating a final beautiful result. Okay, now next देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है. पहला है, हाउ डज मेटाफर जैसे ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग एज एन आर्ट फॉर्म. गार्डनिंग एक आर्ट फॉर्म है, ये इस वाले फ्रेज से कैसे बताया गया है? सो द मेटाफर शोज दैट प्लांटिंग सीड्स इज लाइक पेंटिंग विद ब्रश.
जो सीड्स लगाते हैं ऐसा है जैसे पेंट से हम ब्रश से हम पेंट कर रहे हो. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट गार्डनिंग इज अ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी जस्ट लाइक मेकिंग अ पेंटिंग. What can you infer about the poet's perspective on the relationship between nature and creativity from the following lines? ये जो लाइन है, each plot a canvas wide where art and life coincides. इसमें आप जो पोएट का पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है रिलेशनशिप बताने का बिटवीन नेचर एंड क्रिएटिविटी, इससे कैसे पता चलता है? सो पोएट बिलीव्स दैट नेचर एंड क्रिएटिविटी are closely connected and a garden is like a canvas where art and life come together, showing that nature itself is a form of art. Then do you think imagery जो पोएम में सक्सेसफुली यूज की गई है, ये पेंट करती है एक विविड पिक्चर्स जो रीडर्स हैं पढ़ने वाले? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई? सो यस, एक इमेजरी बन रही है इफेक्टिव बिकॉज इट यूजेस कलर्स, फ्लावर्स, पेंटिंग आइडियाज. हमारे आंखों के सामने गार्डन का, फूलों का, कलर का एक इमेज उभर कर आता है. ये जो डिटेल्स है हेल्प करते हैं रीडर को क्लियरली इमेजिन करने में ब्यूटीफुल गार्डन. देन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. Support the views that poet mentioned of the color yellow beside red, blue and green would have lent effectively to the imagery. So जो color yellow add करता है brightness को और freshness को. येलो कलर जब हम दिखाते हैं तो मतलब दिन का धूप वाला समय, फ्रेश समय देखने को मिलता है, जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन जो है इसे और कलरफुल बना देते हैं और लाइवली बनाते हैं, improving the overall imagery. Then considering the line, ये जो line थी, garden becomes painting still, what can you interpret about the poet's view on the timeliness of the nature's beauty? इसमें poet क्या बताना चाह रहे हैं, नेचर की जो ब्यूटी है उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? So this line shows that beauty of nature is timeless and everlasting. प्रकृति की जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए होती है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती. इवन व्हेन टाइम पासेस, टाइम पास होता जाता है तो नेचर फिर भी ब्यूटीफुल रहती है, लाइक अ स्टिल पेंटिंग, जैसे कि रुकी हुई एक पेंटिंग हमेशा सुंदर दिखती है. जस्टिफाई द टाइटल ऑफ पोएम कैनवास ऑफ सॉइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैनवास ऑफ सॉइल, ये जो टाइटल है पोएम का, ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? सो टाइटल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है, बिकॉज सॉइल इज लाइक अ कैनवास. मिट्टी जो है, लैंड जो है कैनवास की तरह है, वेयर गार्डनर्स क्रिएट ब्यूटी यूजिंग प्लांट्स एंड फ्लावर्स जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पेंटिंग. Okay, so with this we are done with this part. Now vocabulary in context. So poet refers to shades of green, red, blue in the poem. Let us read some of the names of different shades of these colors. जैसे आप रेड के देखो, ये सारे, ये जो लाइन है पूरी रेड की शेड्स है. रस्टी रेड, सामन, देन स्कारलेट, देन क्रिम्सन, ब्लड रेड, वर्मिलियन, देन पाइन ग्रीन. ये वाले ग्रीन के हैं सारे, है ना. इंडिया ग्रीन, एप्पल ग्रीन, जेड, ऑलिव, पिस्ताशियो. Then blue के navy blue, indigo, cobalt blue, denim, sky blue, ice blue. Now discuss in pair any two things that you can associate with this color. So red से क्या बता सकते हैं यहाँ पर हम? rose and blood. और green से क्या बता सकते हैं? trees and leaves. और blue से क्या बता सकते हैं? sky and ocean. Now next. Now, अब यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन है. यू हैव स्टडीड पेंटिंग रिलेटेड वर्ड लाइक पैलेट, ब्रश स्ट्रोक्स, शेड्स, ह्यू, कलर्स एंड कैनवास. अब नीचे पैराग्राफ को रीड करो और पेयर्स में डिस्कस करो. जो अंडरलाइन पेंटिंग रिलेटेड वर्ड है उसका मतलब क्या है. जैसे आई थिंक, यहाँ पे क्या आएगा? ईजल्स. ईजल्स मीन्स, ईजल का मतलब होता है अ स्टैंड टू होल्ड अ पेंटिंग. टू होल्ड अ पेंटिंग, एक ऐसा स्टैंड जो पेंटिंग को होल्ड करता है, स्टैंड. बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट द पेंटर्स वर्किंग ऑन अ कैनवास प्लेस्ड ऑन इट. जो कैनवास है वो प्लेस्ड है किसी चीज के ऊपर, तो एसल्स उसका मतलब हो जाएगा. ओके, ऑन इट. जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया, आई थिंक पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर ऑफ समवन्स फेस, किसी का फेस का पिक्चर. बिकॉज पैसेज टॉक अबाउट कैप्चरिंग अ फ्रेंड्स पिक्चर. ऐसे ही फीचर्स. नाउ इन द आर्ट स्टूडियो यंग पेंटर्स ईगरली अप्रोच्ड देयर ईजल्स, ईच फ्रेमिंग अ कैनवास दैट दे हैड टू वर्क ऑन इट. तो ईजल्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अ स्टैंड टू होल्ड अ पेंटिंग. नाउ द टीचर एनकरेज देम टू एक्सपेरिमेंट विद अ डाइवर्स टोनल रेंज. टोनल रेंज का मतलब क्या हो जाएगा? सो टोनल रेंज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डिफरेंट शेड्स और वेरिएशंस ऑफ कलर. ओके, कलर्स, ये जो है ना टोनल रेंज का है. ठीक. Playing with shades and hues to bring their paintings to life. One student focused on a detailed portrait
डिटेल पोर्ट्रेट मतलब ये हमने यहाँ पर देख लिया, मीनिंग पिक्चर ऑफ सम पर्सन्स फेस, है ना, तो ये आप लिख लीजिएगा, ये वाला सेकंड का हो गया। देन थर्ड, अलग अलग कलर से देती हूँ, कैप्चरिंग हिज फ्रेंड्स फीचर फर्स्ट विद केयरफुल अंडर पेंटिंग एंड देन फिलिंग विद फाइनल कलर्स। अंडर पेंटिंग मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, अंडर पेंटिंग मीन्स फर्स्ट बेसिक लेयर ड्रॉ करना, ठीक है, फर्स्ट बेसिक लेयर ऑफ पेंटिंग बिफोर फाइनल कलर्स। रफ बोलते हैं ना, रफ एक बनाते हैं उसे, ठीक। Another student worked on mural depicting a spring day on the right wall of the classroom. The room continued to buzz with artistic energy. तो अब ये म्यूरल मतलब क्या होता है, म्यूरल मतलब होता है लार्ज पेंटिंग मेड ऑन वॉल, ठीक है, तो इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, म्यूरल का मतलब लार्ज वॉल पेंटिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है लिसन एंड रिस्पॉन्ड। यू विल लिसन टू अ यंग गर्ल डिस्क्राइब हर स्कूल गार्डन। एक बच्ची है जो अपने गार्डन, स्कूल के गार्डन के बारे में बता रही है। एज यू लिसन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3। बेंच है, टैप है और यहाँ पे पाइप है और बटरफ्लाई है, तो इस किसके बारे में इसमें बात नहीं हुई है, ये बताना है, 1 2 और 3, और फिर आगे भी क्वेश्चन है, तो चलिए पहले ट्रांसक्रिप्ट रीड कर लेते हैं। यू विल लिसन टू अ यंग गर्ल, चलिए पढ़ते हैं। गुड डे टू वन एंड ऑल, I am glad I have been asked to speak about my school garden. I quite enjoy spending my time there before assembly and even during the nature club talks. तो असेंबली का जो टाइम होता है उससे पहले मुझे स्कूल के गार्डन में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और नेचर क्लब की जो बातें होती हैं उसमें भी। My school garden has beautiful flowers in 3 rows. इसमें 3 रोज हैं जिसमें कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं। पहले रो में पिंक फ्लावर्स हैं, सेकेंड रो में रेड रोजेस हैं और थर्ड रो में व्हाइट जैस्मिन्स हैं। पिंक फ्लावर्स, रेड रोजेस एंड व्हाइट जैस्मिन, दीज यूजुअली हैव बटरफ्लाइज फ्लटरिंग अराउंड देम। यहाँ पर बहुत सारी जो वो हैं तितलियां वो उड़ती रहती हैं। माई स्कूल गार्डन इज नॉट जस्ट अ फ्लावर गार्डन, इट हैज सेवरल यूजफुल प्लांट एंड दैट आर प्लेस्ड इन पॉट्स इन द बोथ लेफ्ट कॉर्नर्स। लेफ्ट कॉर्नर्स में बहुत अच्छे प्लांट्स जो हैं पॉट में लगाकर प्लेस किए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फ्लावर गार्डन है, सिर्फ फ्लावर्स हैं, बल्कि बहुत सारे यूजफुल प्लांट्स भी लगाए गए हैं। राइट कॉर्नर में पॉटेड एवरग्रीन प्लांट दैट आर टोटल ऑफ 20 ऐसे पॉट लगाए गए हैं जो एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट, एवरग्रीन प्लांट्स हैं, मतलब हमेशा वो हरे रहते हैं। द गार्डन इज सिस्टमैटिकली बॉर्डर्ड विद ब्रिक्स, और गार्डन के चारों तरफ जो है ब्रिक्स से बॉर्डर बनाया गया है, ईंटों से। आई स्टिल रिमेंबर द डे द मेंबर ऑफ नेचर क्लब पेंटेड दीज व्हाइट एंड रेड। मतलब जो ईंटें हैं उसको नेचर क्लब के मेंबर ने, वो दिन मुझे आज भी याद है जब उसको रेड और व्हाइट कलर से पेंट किया था। इवन द ग्रैंड बनियन ट्री इन द सेंटर ऑफ द गार्डन इज लाइंड विद दीज ब्रिक्स इन अ सर्कल। और एक जो बरगद का पेड़ है गार्डन के बीच में, वहां पर भी ऐसे सर्कल के फॉर्म में इन ईंटों को अरेंज किया गया है। द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब मेंबर्स ब्यूटिफाई द गार्डन बाय क्रिएटिंग सेवरल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्केयर स्टोव, देन पिन व्हील्स एंड डस्टबिन। सो बहुत सारी चीजों को यूज करके आर्ट एंड क्राफ्ट जो क्लब है स्कूल का, उन्होंने इस एरिया को सजा रखा है गार्डन को। वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए स्केयर क्रोज हैं, पिन व्हील्स हैं, डस्टबिन रखे गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज they even painted the garden bench kept near the garden entrance. गार्डन की बेंच भी उन्होंने पेंट की हुई है। इफ यू विजिटेड माई स्कूल टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन स्कूल गार्डन बाय फॉर नाउ। तो चलिए देख लेते हैं तो किसकी बात नहीं हुई है इसमें। तो यहाँ पर टैब की बात नहीं हुई है, बेंच की बात हुई है, बटरफ्लाइज की बात हुई है। नाउ नेक्स्ट है यू विल वंस अगेन, अभी जो हमने पढ़ा उसमें बताना है सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही चुनना है। कलर ऑफ फ्लावर्स इन फर्स्ट रो में कैसे हैं, पिंक। द टाइप ऑफ फ्लावर्स इन सेकेंड रो, तो रोज है, रेड रोजेस। पोजिशन ऑफ टाइप ऑफ यूजफुल प्लांट्स लेफ्ट कॉर्नर में रखे गए हैं। एवरग्रीन प्लांट्स कितने थे, 20 राइट कॉर्नर्स में। द पेंट कलर्स ऑन द ब्रिक्स बॉर्डरिंग द गार्डन, तो कैसा कलर था, व्हाइट एंड रेड, है ना। यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था, ये देखो व्हाइट एंड रेड, है ना, तो वही यहाँ पे हमें मार्क करना था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
टाइप ऑफ ट्रीज इन द सेंटर ऑफ गार्डन, बनियन का ट्री है, ठीक है ये वाला। थिंग्स क्रिएटेड विद वेस्ट मटेरियल, डस्टबीन्स, ये नहीं है, ये नहीं है, डस्टबीन्स बनाए गए हैं वेस्ट मटेरियल से। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, स्पीकिंग एक्टिविटी दी गई है। पीपल विश टू हैव अ गार्डन एट होम, लोगों को इच्छा होती है कि हमारे घर में एक गार्डन हो। सम लाइक अ फ्लावर गार्डन, सम लाइक अ वेजिटेबल गार्डन। थिंक एंड नोट सम एडवांटेजेस ऑफ बोथ दीज टाइप, दोनों के एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो आपको बताना है गार्डन्स फॉर होम्स। तो सबसे पहले फ्लावर गार्डन है, तो ये हमारा सराउंडिंग, आसपास का जो एरिया उसे ब्यूटीफुल और कलरफुल बनाता है। फ्रेश फ्रेग्रेंसेस आती हैं, खुशबू आती है, अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। वेजिटेबल गार्डन्स में हमें फ्रेश और हेल्दी वेजिटेबल्स खाने को मिलते हैं, मनी सेव होती है और फ्री फ्रॉम केमिकल्स, सेफ टू ईट। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नाउ नेक्स्ट है स्पीकिंग एक्टिविटी में सेकेंड वाला क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू हैव अ फ्लावर गार्डन और अ वेजिटेबल गार्डन एट योर होम, व्हाई? So take turn with your partner and speak your points loud one by one by using given sentence prompt to express your preferences with reason. आपको फ्लावर गार्डन चाहिए या वेजिटेबल गार्डन चाहिए, आपकी क्या प्रेफरेंस है वो बताना है, इन लाइनों को यूज करके आपको बोलना है। जैसे आई प्रेफर डैश टू डैश बिकॉज फॉर मी इट इज अ डैश इंस्टेड ऑफ डैश ड्यू टू, है ना, तो ऐसे कंप्लीट करना। तो यहाँ मैंने दे दिया है, प्रेफरेंस कौन सी हो सकती है आपकी, एग्जाम्पल है, आप खुद से लिखेंगे। आई प्रेफर अ वेजिटेबल गार्डन टू अ फ्लावर गार्डन, मुझे वेजिटेबल गार्डन ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू फ्लावर गार्डन बिकॉज इट गिव्स fresh food. For me, it is a beautiful garden instead of a decorative garden due to its daily benefit. Then, if I had a choice, देखो ये वाली लाइनें यूज की है ना, I had rather have a vegetable garden than a flower garden as it helps in healthy living. Then I would prefer a vegetable garden rather than a flower garden since it is more practical and beneficial. Okay. Now, next वाला section है writing task. यहाँ डिस्क्रिप्टिव पीस आपको 2 or 3 पैराग्राफ्स में लिखना है, डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स एंड कलर्स इन द गार्डन यू हैव विजिटेड। फोकस ऑन हाउ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, रेड एंड ग्रीन इंटरैक्ट, creates contrast and bringing garden to life. Pay attention to details like texture of petal, varying greens of leaves and way light affects the color. चलिए पढ़ते हैं किस तरीके से इसको 2-3 पैराग्राफ में लिखना है, तो मैंने बड़ा सा लिख दिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। I recently visited a beautiful garden filled with vibrant colors and fresh greenery. Different shades of green in leaves created a calm and refreshing atmosphere. Some leaves were light green while others were dark and rich, adding depth to the garden. Red flowers stood out brightly against the green background, creating a strong contrast and made the garden look lively and attractive. Garden also had soft shades of blue in small flowers and clear sky above, which added a peaceful touch to the surrounding. The petals of the flowers felt smooth and delicate, and some had velvety texture. Sunlight falling on leaves and flowers made the colors shine even more, giving the garden a glowing and cheerful look. Overall, the mix of red, green, blue shades made garden look like a colorful painting. Harmony of colors, textures, and light brought the garden to life, made it pleasant and memorable place. Now, next is learning beyond the टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक मिनी प्रोजेक्ट आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एक्सप्लोर मल्टीफेसेट वर्ल्ड ऑफ गार्डन, देयर डिजाइन, कल्चरल सिग्निफिकेंस, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन एंड आर्ट ऑफ गार्डनिंग इटसेल्फ। ड्यूरेशन, ये जो प्रोजेक्ट है कुछ हफ्तों में आप बना सकते हैं। अलाइंग स्टूडेंट्स टू डेडिकेट टाइम फॉर रिसर्च एंड क्रिएटिव प्रोसेस। दो कोई से भी असाइनमेंट आप चुनेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिए, या तो 1 और 2 में से और 3 और 4 में से कोई सा एक चुनना है। जैसे इन दोनों में से कोई सा एक चुनेंगे कि रिसर्च करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, कोई से भी 5 गार्डन है जो इंडिया के, जैसे अमृत उद्यान, वृंदावन गार्डन एंड मेनी अदर्स। फोकस ऑन हिस्ट्री, डिजाइन, एलिमेंट एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट एंड मेक अ प्रेजेंटेशन। या तो ये चुनेंगे या फिर ये वाला चुनेंगे। एक्सप्लोर वेरियस आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग, स्कल्पचर इंस्पायर्ड बाय गार्डन। सेलेक्ट एन आर्ट पीस एंड एनालाइज हाउ गार्डन इज रिप्रेजेंटेड। क्रिएट अ विजुअल्स और रिटन रिस्पॉन्स इंस्पायर्ड बाय द गार्डन। ठीक है, नाउ अब इन दोनों में से कोई सा एक चुनना है। डिजाइन योर ओन गार्डन, डिजाइन अ गार्डन ऑन पेपर और यूजिंग डिजिटल टूल्स, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स एंड आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, लर्न फ्रॉम पार्ट्स, प्रेजेंट योर चॉइस इन डिजाइन एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस टू क्लास। या फिर आप इंटरव्यू करेंगे किसी गार्डनर को और लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट को। अप्रोच अ लोकल गार्डनर और अ लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट फॉर एन इंटरव्यू। क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, राइट अ समरी ऑफ योर एक्सपीरियंस। ओके, तो मैंने यहाँ पर पहले दोनों ऑप्शन में से पहला वाला चुन लिया है और तीसरा वाला। ठीक है, सो अमृत उद्यान, वृंदावन गार्डन, शालीमार बाग, लाल बाग बोटानिकल गार्डन जो बेंगलुरु में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, इनके बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट्स दे दिए हैं। जैसे अमृत उद्यान मुगल स्टाइल डिजाइन के लिए जाना जाता है, यहाँ लॉन्स है, फाउंटेन्स है, सीजनल फ्लावर्स होते हैं, इंडिया की ये हेरिटेज और ब्यूटी को दिखाता है। ऐसे वृंदावन गार्डन मैसूरू में है, म्यूजिकल फाउंटेन है, यहाँ टेरेसेस हैं, वेल प्लान और लाइटिंग है, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है। तो मैंने डिटेल दे दी है। अब इसको डिजाइन कैसे करेंगे अपने गार्डन को, तो आप बना सकते हैं, जैसे नाम दे देंगे हार्मनी गार्डन,
यहाँ फ्लावर्स बेड्स विद रेड येलो ब्लू फ्लावर्स, ग्रीन लॉन सेंटर में, स्मॉल फाउंटेन इन मिडल, ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ड्रॉ कर सकते हैं मतलब डिजिटली भी या फिर पेपर पे भी, ठीक है। प्रेजेंटेशन की लाइन भी मैंने बता दी है। नाउ ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। नाउ लास्ट में एक और, यू हैव मस्ट रीड पोएम्स एंड सॉन्ग्स अबाउट ब्यूटी ऑफ नेचर एंड डिफरेंट सीजन्स इन इंग्लिश एंड इन योर ओन लैंग्वेज। नाउ रीड एंड एंजॉय द पोएम गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक और पोएम लास्ट में दी गई है आपको, तो ये आपको रीड करनी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको, क्या दिया गया है। अ सी ऑफ फॉलिएज गर्ड्स एंड गार्डन राउंड। सो इसमें फॉलिएज का मतलब क्या होता है? फॉलिएज यानी पत्ते, जो हरियाली है, ठीक है। सी ऑफ फॉलिएज मतलब जो समुद्र की तरह एक जो हमारा बगीचा है, हरा भरा जो बगीचा है। गर्ड मतलब घेरना, आर गार्डन राउंड, वो हर तरफ से हमारे गार्डन को घेरता है, मतलब पूरा बगीचा हरियाली से घिरा हुआ है। अ सी ऑफ फॉलिएज गर्ड्स आर गार्डन राउंड बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवैरिड ग्रीन। मतलब अनवैरिड मतलब कि सब तरफ एक जैसा नहीं होना, लेकिन ये एक जैसा फीका हरा रंग नहीं है कि अनवैरिड ग्रीन मतलब सब जगह एक जैसा होना। मतलब ये जो गार्डन हरियाली जो चारों तरफ से हमारे गार्डन के घिरी हुई है, वो ऐसा नहीं एक ही हरा रंग है, कहीं पर ये वाला हरा है, कहीं पर ये वाला हरा है, कहीं पर ये वाला हरा है, कुछ पत्ते लाइट ग्रीन है ना। शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर्स हेयर आर सीन। यहाँ पर अलग अलग कॉन्ट्रास्ट के कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिंड अबाउंड। टैमरिंड मतलब क्या होता है? इमली की, हल्के हरे रंग की सुंदर इमली के पेड़ बहुत हैं। फिर एमिड द मैंगो क्लम्स ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड। एमिड मतलब होता है बीच में, है ना। तो गहरे हरे आम के पेड़ों के झुंड के बीच में इमली का जो पेड़ है वो अलग दिखता है। एंड पाम अराइज लाइक पिलर्स ग्रे बिटवीन। और इन सब के बीच में पाम के जो ताड़ के पेड़ होते हैं वो जगह जगह पर ऐसा लग रहा है पिलर की तरह खड़े हैं। एंड ओवर द क्वाइट पूल्स द सीमल्स लीन। सीमल के जो पेड़ है वो एक पूल के किनारे से, पानी है गार्डन में तो वहां पर इस तरीके से झुके हुए हैं गार्डन की तरफ। रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक ट्रम्पेट साउंड। मतलब लाल 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 लाल, एक तरीके से चौंकाने वाले, जैसे कि तुरही जो ट्रम्पेट होता है ना, बजाया जाता है शहनाई जैसा आपको दिखेगा, उस तरीके से ध्यान खींचने वाली आवाज होती है ट्रम्पेट की, वैसे वो लाल लाल फूल जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस। लेकिन जो इससे अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता जो आगे दृश्य है। ऑफ बैम्बूज टू द ईस्टवर्ड व्हेन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स एंड द व्हाइट लोटस चेंजेस। मतलब कि जो पूर्व दिशा में बांस के पेड़ हैं, बांस के पेड़ जो खड़े हैं, उनकी जो कतारें हैं वो इतनी सुंदर दिख रही हैं। और जब मून जो है वो उनके गैप में से देखता है, चांद उस जो बीच में गैप्स हैं उनमें से झांकता है, और सफेद कमल जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब सुंदर सा दिखने लग जाता है। इनटू अ कप ऑफ सिल्वर वन माइट swoon। मतलब चांदी के प्याले जैसा बन जाता है वो जो लोटस है, कमल जो है इस तरीके से खिलकर वो चांदी के प्याले जैसा बन जाता है। बस कोई भी मोहित हो सकता है। swoon मतलब उसकी तरफ आकर्षित होना। ड्रंकन विद ब्यूटी देन एंड गेज। ड्रंकन विद ब्यूटी मतलब उस सुंदरता में डूबकर, बिल्कुल डूब जाना, उतनी जो सुंदरता दिख रही है उसमें सब डूबकर। गेज मतलब निहारते रहना, उसको निहारते जा रहे हैं। ऑन अ प्राइमेवियल एडन इन अमेज। प्राइमेवियल एडन मतलब प्राचीन स्वर्ग जैसा ये दिखाई पड़ रहा है। अमेज यानी आश्चर्यचकित हो जाने जैसा ये जो सुंदरता है गार्डन की वो दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। देखो यहाँ पर प्राइमेवियल मतलब होता है, मैं मीनिंग कुछ वर्ड्स के बता देती हूँ। प्राइमेवियल मतलब होता है प्राचीन, ठीक। अमेज मतलब तो आपको पता ही है। ईडन मतलब एक स्वर्ग, ईडन मतलब स्वर्ग। अमेज मतलब आपको मैंने बता दिया, आश्चर्यचकित। फॉलेज मतलब होता है हरियाली। और कौन कौन से वर्ड थे? गेज मतलब होता है निहारना, देखते रहना, निहारना, ओके। तो ये तोरू दत्त जी द्वारा लिखी गई पोयम थी, बहुत ही प्यारी सी पोयम थी जो आपके गार्डन की सुंदरता को, हमारी जो प्रकृति है उसके बारे में बताया गया। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 के दोनों पार्ट्स, चैप्टर 2 के दोनों पार्ट्स, प्लेलिस्ट आप देख ही पा रहे हैं, चैप्टर 3 के दोनों पार्ट्स हो गए। अब हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, विटामिन एम एंड आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। इसमें ये वाली स्टोरी है और ये पोयम है, ओके। सो विल मीट वेरी सून। नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज कनेक्ट मी ओवर द व्हाट्सएप, आप डीएम कर सकते हैं। नोट्स आर नॉट फ्री, ओके। सो इफ यू वांट टू purchase it, then only connect with me. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.